मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर ली सबने? यस सर। यस सर। ओके जी। जिन स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आगे वो हैंड रेज कर दो। देवांश, कुणाल, निशु, सुमित, देवांश, कुणाल, सुमित, बेटा बताओ मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे डाउट है बेटा? सर लास्ट क्लास एब्सेंट है सर। लास्ट क्लास में एब्सेंट है, क्यों बेटा? सर हॉस्पिटल गया था सर। सुमित, बेटा क्वेश्चन दिए थे मैंने शायद कुछ चेक करने के लिए, है ना शायद? ओके, ये दिए थे मैंने क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21। यस हो गए बेटा? यस सर। कर लिए सबने ये? यस सर। इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर 21 क्वेश्चन बता दो। ठीक है बेटा जी। सर 20th 20th में बेटा आपको ये करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को अलग से फाइंड करना है, राइट हैंड साइड को अलग से फाइंड करना है, ठीक है? और बस ये दिखाना है कि ये दोनों मेरे क्या चीजें जी, इक्वल आ रहे हैं, बस इतना सा काम है। बी नॉट इक्वल टू सी हो तो देख के पता लग रहा है, इसको तो शो करने की जरूरत है नहीं। आपको ए इंटू बी करना है, आपको ए इंटू सी करना है और दिखाना है कि दोनों की वैल्यू आपकी सेम। ठीक है बेटा? ओके जी। अब मैंने कुछ चीज बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में, एक बार दोबारा से देख लो उस चीज को, ओवरव्यू सा हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी क्यूम्यूटेटिव नहीं होती है। क्यूम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, ठीक है? तो क्या क्या चीज पॉसिबल है मैं वो चीज बता रहा हूँ, उसके एग्जांपल भी दिए थे मैंने कि अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो पर बी ए मेरा डिफाइंड ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो और दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, उनका ऑर्डर भी सेम है लेकिन उनकी वैल्यूज मेरी डिफरेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ एक मैट्रिक्स के लिए कि ए बी और बी ए मेरा इक्वल आ जाए। तो जनरली हम यही मान के चलेंगे कि ए बी और बी ए मेरे इक्वल नहीं होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सपोज किसी एक्सप्रेशन में ए बी लिखा हुआ है तो आपने आगे ए लिखना है और पीछे बी लिखना है। कहीं पे बी ए लिखा हुआ है तो उसको बी ए ही लिखना है, पहले बी फिर ए। ऐसा नहीं है कि बी ए का आपने फटाफट ए बी कर दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है? जैसे मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी, मैं कहता हूं ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो मुझे बताओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है बेटा मेरा? मैंने कहा ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उनकी सारी पावर्स डिफाइंड है, सेम ऑर्डर है, उनके प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या सोच रहे हो ना? इंटू ए प्लस बी। तो उससे वैल्यू क्या आएगी बेटा? जब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मैं वो आंसर जानना चाह रहा हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिख देते हैं? बी स्क्वायर। अगर आप इस चीज को यूज करते हो तो ये चीज मेरी गलत है।
गलत क्यों है खुद देख लो। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब ये करो, ए से मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस क्या आ गया जी, बी स्क्वायर। अब ये चीज देख रहे हो, इस चीज को 2ab आप नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें नहीं पता ए क्या है, हमें नहीं पता बी क्या है, हमने बी ए की जगह ए बी नहीं करना। तो ये जो फॉर्मूला होते थे आपके, इन फॉर्मूले में आप ये मान के चलते थे कि प्रोडक्ट हमारा क्यूमुलेटिव है, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरली हम नंबर्स पे लगाते थे। तो अगर ए और बी को जो रियल नंबर है, तो जो ए बी की वैल्यू है वही मेरी क्या आएगी जी, बी ए की वैल्यू होगी। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा। तो मैट्रिसेस में इस चीज का आपने ध्यान रखना जरूर है कि अगर कहीं पे ए बी लिखा है तो उसको ए बी ही रहने देना है, बी ए लिखा है उसको बी ए भी रहने देना है। जब भी मैट्रिक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मेंशन करना होता है कि हम उसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग हो। जैसे मैं कह दूं ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, या फिर ये कह लो कि मैट्रिक्स ए है, ए को हमें सी से मल्टीप्लाई करना है, तो दो तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एक सी ए की फॉर्म में हो सकती है और एक ए सी की फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है कि दोनों की वैल्यूज अलग अलग आए। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, पहली चीज क्लियर है। यस सर। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिसेस व्हाइल बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है हमारी कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए जबकि वो मेरी नॉन जीरो। याद है नंबर्स में हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, अगर मैं कहता हूं कि उनका प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा जी, आइदर ए जीरो और बी जीरो। मतलब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कम एक मेरा जीरो जरूर है, ये मेरा रियल नंबर्स का कंसेप्ट है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ए भी मेरी नॉन नल मैट्रिक्स है और बी भी मेरी नॉन नल मैट्रिक्स है। ये चीज क्लियर है जी? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ था भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ले लेते हैं कुछ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, जो मैट्रिक्स ए है ये भी नॉन जीरो है, मैट्रिक्स बी है ये भी नॉन जीरो है। ए बी की वैल्यू क्या है, 2 3 0 0, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, 0 0 4 एंड 5। क्या रूल है जी मैट्रिक्स का? हाँ बेटा कुणाल, आपने क्लास में लगाई थी लास्ट क्लास? कुणाल देखो कैसे करना है, आपने एक रो पकड़नी है, ठीक है, इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड कॉलम से करना है। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट रो पे जाओगे, उसको भी फिर बारी बारी हर एक कॉलम के साथ ऑपरेट करना। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऑपरेट कर रहा हूँ। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से। करो जरा, 2 इंटू 0 0, फिर प्लस अगला 0 इंटू 4 0। अब क्या करेंगे, इसको फिर इसके साथ करना है, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0। अब क्या जाएंगे, नेक्स्ट रो के ऊपर, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, फिर उसको नेक्स्ट के साथ 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0। तो मेरी क्या बन गई जी, नल मैट्रिक्स। तो आपके सामने है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है और दोनों में से एक भी मेरी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया जी? हाँ जी Yes, क्लियर है sir. बेटा जी? ओके जी। एक और चीज, ये चीजें मैं वो बता रहा हूँ, जैसे तीनों पॉइंट के अंदर हम मेनली हम तीनों पॉइंट से क्या डिस्कस करना चाहते थे। मैं जस्ट ये चीज कहना चाहता हूँ कि जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है जी, जनरली ये जनरल केस है हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये, फिफ्थ पॉइंट, कहता नंबर है मेरे पास, कोई दो नंबर है, हमें ये दिया होता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम फटाफट क्या करते हैं, ए से ए को कैंसिल कर देते हैं और बोल देते हैं जी बी और सी मेरे इक्वल हैं, यही करते हैं जी, ठीक है।
मैट्रिक्स के अंदर ये कैंसलेशन आपने नहीं करना। सपोज आपको ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है और आप इससे लिख लो बी इज इक्वल टू सी लिख देते हो, तो ये चीज गलत है। मैट्रिक्स में आप इस तरह से अगर कैंसिल करते हो तो ये चीज बिल्कुल गलत हो जाती है, आपने कैंसिल नहीं करना है। ये समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. ओके जी। तो ये तो मैंने आपको वो चीजें बताई जो मैट्रिसेस में आप नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, हम उसके बारे में बात। अगर कोई 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है जी, तो कहता उनके प्रोडक्ट को में आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। जैसे ए बी सी है, इनका प्रोडक्ट में आप कोई भी दो का पहले प्रोडक्ट कर लो, चाहे पहले ए बी का करके फिर सी से कर लो या पहले बी सी का करके फिर ए से कर लो, वैल्यू सेम आएगी। पर ये मतलब नहीं है इसका कि आपको ए बी इंटू सी दिया हुआ है और आपको इसको लिख दो सी इंटू ए बी, ये गलत है। इधर अगर ए बी सी है, इधर भी ए बी सी ही होगा। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ब्रैकेट को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर जो वेरिएबल्स है उनका ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये चीज क्लियर है जी? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी क्यूमुलेटिव नहीं है, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी एसोसिएटिव जरूर है, ठीक है। सेकंड देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है? कहता ए इंटू बी प्लस सी है, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा। पर ए देखो, ए बी के भी लेफ्ट में है, ए सी के भी लेफ्ट में है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ए को बी के लेफ्ट में रखना है और ए को सी के भी लेफ्ट में रखना है, ठीक है। अगर सपोज ये होता बी प्लस सी इंटू ए, तब क्या होता? अब देखो ए बी के भी राइट में, सी के भी राइट में, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? बी ए प्लस क्या लिख दोगे? सी ए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी ऑर्डर मेंटेन जरूर रखना है। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके जी। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स मेरी खुद आ जाए, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से, चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो, वैल्यू मेरी ए ही रहनी है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर में हमारे क्या आएगी जी? नल मैट्रिक्स ही आएगी। क्लियर है जी? जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। सेम चीज यही है, किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसकी कोई भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, उसका कोई भी पावर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर mn। ए की पावर m की पावर n क्या होगा? ए की पावर mn। और अगली चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर ले लोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा जी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन का एक तरह से 1 है, 1 की कोई भी पावर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी जी? 1। तो सेम चीज मेरे यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको अभी बताई है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो वो क्या होगा? ए बी प्लस बी ए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस ए बी माइनस बी ए। ए प्लस बी करोगे, ये चीज करोगे तो मेरे पास ये चीज होगी। तो पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्लियर है जी? डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर सकते हो जब मेरा प्रोडक्ट क्या हो? कम्यूटेटिव हो, लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि वो मेरा कम्यूटेटिव है, ठीक है। 21। अच्छा, ये डायगोनल वाला बता देगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स दे दी, मेरी एक मैट्रिक्स है -2 0 0 0 3 5 सॉरी 0 3 0 0 0 5 और मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ जी 1 0 0 0 3 0 0 0 -4 और मैं आपको कहता हूँ कि आपको ए बी फाइंड कर। तो ए बी अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं,
दो डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो जो आउटपुट आएगी वो भी मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। -2 × 1 -2। नेक्स्ट के लिए 3 × 3 कितना आ जाएगा जी? 9। उससे नेक्स्ट के लिए क्या होगा जी? 5 × -4 क्या वैल्यू आएगी जी? -20। बाकी सारे एलिमेंट 0। बाकी जैसे मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर आप वैसे भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा, पर जस्ट मैंने ऐसे पॉइंट की फॉर्म में ऐसे बता दिया ताकि आपसे गलती ना हो, ताकि आप जल्दी कर सको फटाफट। उसी तरह स्केयर क्या है? अगर a का स्केयर करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपली डायगोनल एलिमेंट का स्केयर। बताओ क्या होगा? -2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25। मैं बोल दूं a का क्यूब करना है, -2 का क्यूब -8, 3 का क्यूब 27, 5 का स्केयर 5 का क्यूब 125। क्लियर है चीज? एक यस काम सर। करो जरा, क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखा सको मुझे, मल्टीप्लिकेशन की भी चेकिंग हो जाएगी। ए क्यूब दिया हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन को, ए गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। कर दो फटाफट। हाँ जी बेटा, कर लिया। हाँ जी, आप में से किसको नहीं आती मल्टीप्लिकेशन करने? कुणाल समझ में आ गए थे? मल्टीप्लिकेशन करना आ गया था बेटा? यस सर। बाकी तो सबको आता है ना बेटा? हाँ जी, ए स्क्वायर क्या होगा जी? इसको इसके साथ
फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो क्या वैल्यू आएगी जी? 1 प्लस 0 प्लस 2। अब नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्या आएगा जी? 0 प्लस 0 प्लस 4। अब नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे, 2 प्लस 0 प्लस 0। हाँ जी, क्लियर है जी? फिर उस तरह अब नेक्स्ट रो के साथ, इस रो के साथ इन तीनों कॉलम्स को देखेंगे। तो क्या वैल्यू आ रही है जी? 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 4। फिर क्या आ रहा है जी? 0 प्लस 2 प्लस 0। अब फिर नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 0, उसके बाद 2 प्लस 4 प्लस 0। तो जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है जी? 3 4 2 2 5 2 1 2 6। मेरे को चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए, जैसे मर्जी लिख लो। 102 012 120, साथ में ए स्क्वायर 342 252 126। देखो, क्या कोई और स्टूडेंट है जिसको अभी भी मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आई है? हाँ जी, मल्टीप्लाई करना आ गया सबको? Yes. Yes, sir. तो वैल्यू बता दो मुझे, फाइनल मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, बोलो रो वाइज। पहले फर्स्ट रो बोलो क्या आ रहा है। So 5, 8, 14. हम्म 4, 9, 14. 5 8 14, फिर 14. क्या है? फिर next row, फिर 4, 9, 14. 7, 14, 6. अब वैल्यू किसकी चाहिए थी हमें? ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 7 आई था। बस वैल्यू डाल दो जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ए क्यूब क्या वैल्यू है? 5 8 14 4 9 14 7 14 6। ए स्क्वायर की वैल्यू 342 252 126। 4 टाइम्स ए की वैल्यू 102 012 120 प्लस 7 टाइम्स आई 100 010 001। करो जरा। 5 माइनस 15 प्लस 4 प्लस 7 8 माइनस 20, उसके बाद कितना आ रहा है जी? ये बेटा गलत आ रहा आंसर, देखो सारी गलत आ रहे हैं। हमारा क्या चाहिए था? हमें तो नल मैट्रिक्स चाहिए ना, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 7 आई 102 012 120। तो बेटा आप ये चीज देखो, फर्स्ट एलिमेंट ही देखो कितना आ रहा है। 5 प्लस 4 9 प्लस 7 16 माइनस 15 कितना आ रहा है जी? 1। जबकि हमारा क्या आना चाहिए जी? 0। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, चेक करो कहाँ गलती हुई है। चेक करो गलती कहाँ हुई है। क्योंकि अगर अगर ऊपर सारा ठीक है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में गड़बड़ है।
हो सकता है इसमें एक्सप्रेशन में कहीं टाइपिंग एरर हो। ठीक है जी, तो इस वजह से हमारा आंसर गलत आ सकता है। अच्छा हाँ, हमें कंप्यूट करना था, मुझे लगा इक्वल टू 0 शो करना है, ठीक है। तो फिर तो जो मर्जी वैल्यू आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ रहा है, 8 माइनस 20 प्लस 14 माइनस कितना आ रहा है जी, 10 प्लस 8, इसके बाद 4 माइनस 10, बस इतना ही आ रहा है। 9 माइनस 25 प्लस 4 प्लस 7, 14 माइनस 10 प्लस कितना आ रहा है जी, 8, 7 माइनस 5 प्लस 4, 14 माइनस 10 प्लस 8, 6 माइनस 30 प्लस 7। बताओ जी क्या वैल्यू आ रही है, बोलो रो वाइज। 1 आ गया, माइनस 12 आ गया, प्लस 12 आ गया, माइनस 6 आ गया, माइनस 5 आ गया, 8 6 12 माइनस 17। क्लियर है जी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस के लिए था, मल्टीप्लाई करना आ गया जी। यस सर। Yes, sir. चलो जी, कर दो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। हाँ जी, हो गया। मुझे ये बताओ, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? AQ plus BQ plus 3AB into A plus B.
ओके जी, जैसे सिंपल लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, और अगर हम बात करें a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस क्या आएगा जी b क्यूब। क्लियर है जी। अब मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई थी, ये फॉर्मूलाज जो आपके नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं वो तभी लगेंगे अगर दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्यूमुटेटिव हो, अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं a इंटू आई की, a इंटू आई क्या होगा जी a होगा, और यही वैल्यू मेरी किसकी है जी i इंटू ए की है। तो ए आई एंड आई ए दोनों मेरे क्या है जी क्यूमुटेटिव है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट क्यूमुटेटिव है तो इन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। तो एक तो ऑप्शन है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे क्या बनेगा जी a क्यूब प्लस 3a² इंटू आई, सॉरी बीच में माइनस था तो ये माइनस वाला आएगा, माइनस 3a² इंटू आई प्लस 3a इंटू आई² माइनस क्या आ गया जी आई क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब क्या होगा जी a क्यूब प्लस 3a² इंटू आई प्लस 3a² प्लस क्या आ गया जी आई क्यूब माइनस क्या आ गया जी 7 है। इतनी चीज क्लियर है जी। कुछ कैंसिल यस हो सर। रहा है देखो, अगर आप इस चीज को और इस चीज को देखो, ये माइनस वाले टर्म, ये माइनस वाले टर्म, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो रहे हैं जी कैंसिल। तो क्या बचेगा a क्यूब प्लस कितना आ रहा है जी 3a, ये समझ में आया। आई स्केयर की वैल्यू क्या होगी जी आई, और a इंटू आई क्या हो जाएगा जी a, तो ये क्या बन गया a क्यूब प्लस 3a प्लस अगले में भी क्या आ रहा है जी a क्यूब प्लस 3a इंटू आई स्केयर क्या होगा जी 3a माइनस क्या आ गया जी 7। a क्यूब प्लस a क्यूब कितना आ गया जी 2a क्यूब, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 7 कितना आ गया जी a। यहां तक क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है जी। ओके जी। अब ये जो a स्केयर है, a स्केयर किसके इक्वल है आई के, तो ये a क्यूब क्या होता है a इंटू ए स्केयर माइनस है, और ए स्केयर की वैल्यू हमें पता है जी, ए स्केयर किसके इक्वल है जी आई के, तो 2a इंटू आई माइनस ए इंटू आई क्या होगा जी a, 2a माइनस a, तो फाइनल आंसर क्या आ गया जी a। तो ये चीज समझ में आ गई जी आपको। यस सर। बाकी इस चीज को आप अलग अलग करके करना चाहो अलग अलग करके भी कर सकते थे। अलग अलग का मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो ना यूज करो। a प्लस आई का होल क्यूब क्या होता, a माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई। तो एक एक करके करते रहते जी। पहले a से करोगे क्या बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस ए आई इंटू ए भी क्या होगा जी ए माइनस आई का स्क्वायर क्या आ गया जी आई। ठीक है जी। अब यहीं पे ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जी आई, ए स्क्वायर की जगह आई डाल दो, ए माइनस आई, ए स्क्वायर की जगह आई माइनस क्या आ गया जी 2a माइनस आई से आई क्या हो गया जी कैंसर। तो क्या बन गया माइनस 2a², देखो माइनस 2a इंटू ए माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस आई इंटू 2a क्या होगा जी 2a। तो माइनस 2a² की वैल्यू क्या आ गई जी आई प्लस क्या आ गया जी 2, फिर किसकी वैल्यू निकालते a प्लस आई के होल क्यूब की, और फिर उनको ऐड कर देते तब भी आपके पास आंसर आ जाता। तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ गई बात ये चीज। हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। ओके जी करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 24। 25 कर दो चलो पहले। क्वेश्चन नंबर 25 कर दो पहले। जैसी हो जाए हैंड रेस करते जाना।
हाँ जी बेटा, हो रहा है। अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ किसी का, इसलिए पूछ रहा हूँ। बंद होता, पता है कैसे वगैरह। बेटा जी, अभी तक किसी एक भी स्टूडेंट का हैंड रेज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्या अप्रोच यूज कर रहे हो बताओ। हाँ जी बोलो जी, क्या अप्रोच यूज कर रहे हो? देखो, करने का तरीके देखो क्या है। एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड को अलग से फाइंड करो, राइट हैंड साइड को अलग से फाइंड करो, दोनों को इक्वेट कर दो, ए और बी की टर्म में इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व करोगे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन देखो क्या क्या गिवन है हमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए मेरा क्या आ गया जी? नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए।
वैल्यू डाल दो जी। ए की वैल्यू है 1 2 -1 -1, बी की वैल्यू है ए बी 1 एंड -1। बी की वैल्यू पहले ए बी 1 एंड -1, ए की वैल्यू 1 2 -1 एंड -1। ठीक है, करो मल्टीप्लाई जी। क्या बनेगा जी? ए माइनस बी, उसके बाद 1 + 1, 2a माइनस बी 2 + 1, माइनस साथ में a +2 आ गया जी। उसके बाद -a -1, b -2 -b +1। तो a -b 2a -b 2 आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे -a -2 a +1 -b +2 एंड b -1। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। a -b इज -a -2, 2 is equal to a + 1, 2a -b is equals to -b + 2 and 3 is equals to b -1। अगर आप यहां से देखोगे, यहां से a कितना आ गया जी? 1। यहां से देखो b कितना आ गया जी? 4। अब मेरे पास दो इक्वेशंस और थी, इनको चेक करो। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 के लिए a 1 डाल दो, b 4 डाल दो। a 1 डाल दिया तो -3 इज इक्वल टू -। हाँ जी बेटा, क्लियर है जी? तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ जी? a 1 है और b 4 है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना तो बोल दो बेटा। यस सर। Yes, sir. सेम ही अप्रोच आपने यहाँ पे यूज करनी थी इस वाले में, 24th में। हमें ये चीज शो करनी है। ये चीज शो करने का मतलब ये है, चाहे तो आप इसको शो कर दो या फिर आप ये शो कर दो कि ए बी प्लस बी ए मेरा नल है। अगर ए बी प्लस बी ए 0 है तो ये चीज अपने आप आ जाएगी। क्लियर है जी? ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं दे रहा हूँ 24th, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपने करना है। ओके जी। 27 आपने करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 28 कर दो फटाफट मुझे। करो 28 क्वेश्चन। हाँ जी, हो रहा है सॉल्व। यस 28 सर। क्वेश्चन करो जरा।
हाँ जी बेटा जी, हो गया। सर इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक नहीं हो रही। एक हो रही है, एक नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? बाकी स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है जी? सेम सर। सेम। आंसर लिखोगे, क्या आंसर क्या होगा? तो अगर ऐसा हो रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो आंसर क्या दोगे बेटा? नल 5। देखो, फिर आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिखोगे फॉर नो वैल्यू अल्फा गिवन मैट्रिसेस आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा है तो ठीक है, अल्फा 0 1 1 और इधर बीटा है भी है 1 0 5 1 है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म क्या आ गया जी? अल्फा स्क्वायर, और दूसरी टर्म यहाँ पे क्या आ गई जी? 0। फिर यहाँ पे क्या आ गया जी? अल्फा प्लस 1 है, और ये वैल्यू क्या आ गई जी? 1। इधर क्या है? 1 0 5 एंड 1 है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया जी? 1 है, एंड अल्फा प्लस 1 कितना है जी? 5 है। अल्फा स्क्वायर 1 का मतलब अल्फा प्लस 1 है, एंड अल्फा इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं? नो सर। therefore for no value of alpha a square is equal to b। ठीक है जी, ऐसी कोई वैल्यू अल्फा की नहीं है जिसके लिए ए स्क्वायर मेरा बी के इक्वल हो जाए। तो पता लग गया इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। बीच में और नहीं होता, कंडीशंस के बीच में क्या होता है जी? एंड होता है। अंडरस्टूड है जी? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट देखो बेटा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे? हम डी को लेट करेंगे। अब सबसे पहली चीज इसमें जो जरूरी है वो क्या है? डी का ऑर्डर निकालना। तो देखा जाए, सी डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी? ए बी। अब यहाँ तो ऑब्वियस है, सी भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ए भी 2/2 की मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो देखते ही पता लग रहा है कि हमारी जो डी है वो 2/2 की मैट्रिक्स है। पर सपोज आपको ये चीज देखते नहीं पता लगती, तो हम क्या करते हैं? सी का ऑर्डर 2/2 है, डी का ऑर्डर हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे? आर बस। ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/2। पहली चीज, ये प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा? जब आर क्या होगा जी? 2। प्रोडक्ट सी डी इज ओनली डिफाइंड फॉर आर इज इक्वल्स टू 2। तो हमें आर 2 पता लगा। तो जब हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर देंगे तो यहाँ ऑर्डर क्या आ गया जी? 2/c। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आ रहा है जी? 2/2। ये 2/c है, ये 2/2 है, तो इसका मतलब सी कितना आ गया जी? 2। देयरफॉर डी इज क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? लेट डी इज इक्वल्स टू, कोई भी नाम दे दो इसको। मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी। ये मेरा डी मैट्रिक्स है। वैल्यू डाल दो जी। सी कितना था? 2 3 5 8। डी कितना है जी? ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी क्या है जी? 2 3 -1 4, और उसके बाद बी कितना है जी? 5 2 7 एंड 4। करो मल्टीप्लाई इधर, क्या आएगा जी? 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5b, 3a प्लस 8c, देन 3b प्लस 8d। यहाँ तक क्लियर है जी? इधर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10, 10 -7 कितना आ गया जी? 3। 2 इंटू 2 4, 4 -4 0। 3 इंटू 5 15 प्लस 28, 28 प्लस 15 43।
ठीक है जी। 3 into 2 6, 4 into 4 16, 16 plus 6 22। ये 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a plus 5c is equal to 3 है, 3a plus 8c is equal to 43 है, 2b plus 5d मेरा 0 है एंड 3b plus 8d मेरा 22। इनको सॉल्व करोगे a एंड c आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे आपके पास b एंड d आ जाएगा। तो अगर a b c d चारों आ गए तो इसका मतलब मैट्रिक्स दी आ गई। क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। यस हाँ जी बेटा जी, कर लोगे बेटा? समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। यस सर। चलो जी, अभी पता लग जाएगा कितना समझ में आया है। तो कर दो बेटा ये क्वेश्चन मुझे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन कर दो फटाफट। जैसी हो जाए हैंड रेस करते जाना।
हाँ जी, हो गया बेटा? बेटा कर लिया? Yes, sir. मैं नाम देता हूँ अपनी तरफ से, ये ए है, इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं हम बी का, और इसको नाम देता हूँ मैं सी का। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू सी है। बी का ऑर्डर बताओ कितना है? 3/2, 3 रोज है 2 कॉलम है। ए का ऑर्डर चूज कर लेते हैं हम r/c, और सी का ऑर्डर क्या है जी? 3/3। अब आपके सामने देखो जरा, ये प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा? व्हेन r इज इक्वल टू क्या होगा जी? 2। ठीक है जी, r की वैल्यू क्या आएगी जी? 2। ये क्लियर है जी? दोनों को कंबाइन करोगे, यहाँ ऑर्डर क्या आ गया जी? 3/c, यहाँ ऑर्डर 3/3 है, तो इसका मतलब c कितना आ गया जी? 3। r भी पता है, c भी पता है, तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया? ऑर्डर ऑफ a इज कितना है जी? 2/3। तो लेट a इज इक्वल टू 2/3 ऑर्डर है, a b c d e f। ठीक है जी, अब डाल दो जी, बी ए इज इक्वल टू सी है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है जी? 2 -1 1 0 -3 4। यहाँ पे आ गया ए बी सी डी ई एफ, और इधर सी की वैल्यू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। तो पहले तो ये बताओ कितने स्टूडेंट का ये स्टेप ठीक था? जिस स्टूडेंट का ये स्टेप ठीक था वो हैंड रेज कर दो पहले तो। जिन्होंने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 ले लिया था, कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दो जिन्होंने सेम ऑर्डर चूज किया था। ओके जी, फिर आगे तो कुछ था ही नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या बनेगा ये? 2a माइनस डी, 2b माइनस ई, 2c माइनस एफ। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ रहा है जी? ए, फिर क्या आ गया जी? बी, फिर क्या आ गया जी? सी। 3a प्लस 4d माइनस 3b प्लस 4e माइनस 3c प्लस 4f। अब यहाँ पे क्या है जी? -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। ठीक है जी, इक्वेट कर दो जरा दोनों को आपस में। हाँ जी, कर लोगे सॉल्व आगे तो? Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो ए बी सी की तो डायरेक्ट ही वैल्यू पता लग रही है। ए की 1 है, बी की -2 है, सी की -5 है। ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, डी आ जाएगा, बी यहाँ डाल दोगे, ई आ जाएगा, सी यहाँ डाल दोगे, एफ आ जाएगा। फिर आपने इस इक्वेशन को भी चेक जरूर करना है कि ए और डी की इस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही, वो शो करना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये चीज आ जाएगी। क्लियर है जी? हो जाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। 31 आपने खुद करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 मैं कर रहा हूँ।
हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। इस चीज का मतलब क्या, ए दिस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ जी? पहला पार्ट तो आपका ये है, आपने ये शो करना है, एक्स की जगह ए करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 होगा, 7 के साथ क्या जी, आई इज इक्वल टू ओ। ये आपको शो करना है। कर लोगे पहला पार्ट? यस सर। ठीक है जी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है, तो ये आपने शो करना है, ये मैं नहीं करके दिखा रहा। ठीक है जी। अगला पार्ट देखो जिसमें आप गड़बड़ करते हो। उसके बाद अगला पार्ट क्या है जी, क्या फाइंड करना है, A5। बताओ A5 कैसे फाइंड करोगे? बताओ A5 कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी बेटा जी। देखो A5 निकालने का तरीका क्या होता, ए स्क्वायर निकालते, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालोगे, फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कर दोगे, A5 आ जाएगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं निकालना। क्या लिखा गया हुआ है, यूज दिस रिजल्ट, मतलब ये जो हमने रिजल्ट निकाला है इसको यूज करके आपने A5 निकालना। अब इसको कैसे यूज करना, आप उस चीज को देखो। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू देखो वो क्या आती है, 4a माइनस 7i। ये मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू, मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लिख देते हैं इस चीज को ताकि ध्यान भी रहे किया गया। प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड्स, ए क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4a माइनस 7 कितना आ गया जी, 16a माइनस 28i माइनस 7a। 16 माइनस 7 कितना आ गया जी, 9a माइनस 28i। ये ए क्यूब की वैल्यू है। ए क्यूब की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हमें किस पे जाना है, हमें जाना है A5 पे। तो A5 क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4a माइनस 7i। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 9a माइनस 28i। करो मल्टीप्लाई इनको, 4 इंटू 9 कितना आ गया जी, 36 ए स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 करो जरा, 112, 112 ए माइनस 9 इंटू 7 कितना होगा जी, 63, 63a माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 7 करो, 196। साथ में आई स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, आई। यहाँ तक क्लियर है जी? अब Yes, sir. इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4a माइनस 7i माइनस कितना गया जी, 175a प्लस 196 करो जरा, 144a माइनस 252i माइनस 175a प्लस 196i। तो करो जरा कितना आएगा जी, माइनस 31a। ठीक है जी, और उसके बाद कितना आ रहा है जी, माइनस 52 प्लस 4 56i। चेक कर लेना कैलकुलेशन, थोड़ा जल्दी में करके। ये मेरी A5 की वैल्यू। अब इस A5 की वैल्यू में डाल दो जी A की वैल्यू। A कितना था, 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2 माइनस 56i 1001। तो माइनस कितना आ गया जी, 62 माइनस 93
31 minus 62 minus 56 0 0 minus 56 कर minus 118 minus 93 31 आ गया और यहाँ पे कितना वही चीज आ गई सेम माइनस 108। तो ये किसकी वैल्यू है A5। तो पता लग गया कैसे करना है जी। हाँ जी क्लियर है जी। Yes, sir. ओके जी होमवर्क अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 34 आपने करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। प्लस आपने एनसीईआरटी की जो मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। ठीक है जी। इस तरह के जो क्वेश्चन है ए रेस्ट पर एन, ए गिवन है, ए रेस्ट पर एन को एन की टर्म में शो करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, पीएमआई। याद है पीएमआई क्या था बेटा? आप में शायद पता नहीं होगा पीएमआई, है ना कईयों को, तो क्योंकि लास्ट टाइम आपके +1 की सिलेबस से वो हटा दिया गया था चैप्टर। पीएमआई का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब पीएमआई वाला जो प्रिंसिपल है वो 3 स्टेप में काम करता है। स्टेप 1 क्या कहता है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 1 क्या है जी, check for n is equals to 1। ठीक है, if it is true for n is equals to 1, तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है जी, let it is also true for n is equals to 2। और फिर स्टेप 3 आता है जी, स्टेप 3 होता है हमारे पास check for n is equals to k plus 1। अगर वो n की वैल्यू k plus 1 के लिए ट्रू है तो n की सारी नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो प्रिंसिपल समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, क्या चीज है ये, पीएमआई। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो आपने n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू अज्यूम करना है और n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए चेक करना है। अगर वो n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो आप ये कहोगे कि वो n की सारी नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज के लिए ट्रू है। ठीक है, करके देखते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, हमें a दिया हुआ है, क्या वैल्यू दी हुई है a की 3 -4 1 -1। अब ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट को नाम देता हूँ p ऑफ n का नाम दे देता हूँ, 1 + 2n -4n n 1 - 2n। सबसे पहले पहला स्टेप हमें चेक करना है n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम n की जगह 1 डाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई जी a और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी जी 1 + 2 -4 1 1 - 2। तो कितना आ गया जी 3 -4 1 -1। क्या ये a की वैल्यू है? तो देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये पहला स्टेप। फिर हम क्या लिखेंगे, लेट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहां पे भी n है उसकी जगह k कर दो। तो a की पावर k क्या बनेगा, 1 + 2k -4k k 1 - 2। उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है जी, चेक फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1।
लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 क्या होगा, a की पावर k इंटू a, तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2, साथ में a की वैल्यू क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, करो जरा मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस क्या आ गया जी 6k माइनस क्या आ गया जी 4k, माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4, 3k प्लस 1 माइनस 2k, उसके बाद क्या है माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, तो 3 प्लस 2k आ गया जी, माइनस 4 माइनस 4k आ गया जी, यहाँ पे कितना आ रहा है जी 1 प्लस k आ गया जी, उसके बाद माइनस 2k माइनस 1 आ गया। राइट हैंड साइड देखो क्या होती है, जहां पे भी राइट हैंड साइड में n है, n की जगह k डाल, n प्लस 1 डाल, k प्लस 1 डाल, 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1, 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4, उसके बाद कितना आ रहा है जी हमारे पास k प्लस 1 है, देन 1 माइनस 2k माइनस 2, तो कितना आएगा जी माइनस 1 माइनस 2k। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय PMI P of n is true for all n belonging to natural number। ये हमारा PMI का वो है, स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले n की वैल्यू 1 के लिए चेक करना है, फिर n की वैल्यू k के लिए ट्रू अज्यूम करना है, और उसके बाद आपने k प्लस 1 के लिए उसको शो करना है। इस तरह से हमने इसको प्रोसीड करना है। क्लियर है जी। तो एक बार PMI आपके लिए नई चीज है, पहले आपने ट्राई नहीं करी हुई है, तो आप कोशिश करो 35th एंड 37th ये दोनों ही क्वेश्चंस आपने PMI से करना है, ये भी PMI से करना है और ये भी PMI से करना है। तो एक बार ट्राई करके आना, नहीं होगा तो फिर मैं अगली क्लास में करवा दूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा जी। Yes, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.